Good morning, students. Today we will discuss about our new topic, van der Waal interactions. Now, first of all, you should know about the forces present in between the molecules. जब भी आपकी बॉन्डिंग होती है तो आपके जो फोर्सेस होते हैं वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. जो हमने वैन डर वाल फोर्सेस करने हैं, दीज आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस what actually the intramolecular forces are and what are intermolecular forces. Now first of all, what are इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. तो इंट्रामोलिकुलर नेम से ही पता चल रहा है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल. तो द फोर्सेस प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल, कोई भी अगर आप मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, जैसे कि सपोज करो आप कंसीडर कर रहे हैं HCl, तो HCl के अंदर ये जो फोर्सेस हैं जिसने हाइड्रोजन और क्लोरीन को बाइंड करके रखा है, ये फोर्सेस आपके क्या होंगे, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होंगे. ठीक है. तो ये जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, दे आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्सेस. ये जो हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं. देन जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं, दे डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. सब्सटेंस की आपकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, दे डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. तो एग्जाम्पल क्या रहेंगे आपके, जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये आप लोअर क्लासेस में सारे पढ़ के आए हुए हैं. और साथ में यू कैन से मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड भी आपने पढ़ा है. तो ये सारे बॉन्ड्स जो हैं आपके, ये आपकी किसकी टाइप हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. राइट. तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आपके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं. और एग्जांपल इनके रहेंगे आयनिक बॉन्ड, जो कि आपके कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका एक ही एटम शेयर करेगा. देन मेटेलिक, जैसे नॉन मेटल्स में आपके सोडियम क्लोराइड है, जैसे उसमें वो आपके हेल्ड करते हैं सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन विद इन अ क्रिस्टल लैटिस. तो ये इस टाइप से आपके फोर्सेस हो गए इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. नेक्स्ट है आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अब इंटर होता है प्रेजेंट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स. अब वो टू मॉलिक्यूल्स सेम सब्सटेंस के भी हो सकते हैं और डिफरेंट सब्सटेंस के भी हो सकते हैं. ठीक है. तो दीज आर अ सेट ऑफ रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस. अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं. अभी हम दोनों करेंगे. फिलहाल जो है आप ये याद रखिए कि दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि अगर मैं एक HCl मैंने लिया, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, और दूसरा HCl लिया, तो उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगे, दैट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. एंड दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक फोर्सेस. ये वीक होते हैं, इंट्रा आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं. इंट्रा आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते थे, और ये जो आपके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपका डाइपोल मोमेंट, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को आपके ये डिटरमाइन करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. तो इसका एग्जाम्पल रहेगा वैन डर वाल फोर्सेस. ये वैन डर वाल फोर्सेस ही हमें करने हैं जो कि हमारे सिलेबस में है. तो आज हम इन वैन डर वाल फोर्सेस को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए. इस डायग्राम में मैंने आपको इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपको शो किए हैं. जैसे अब ये आपका HCl मॉलिक्यूल है, एक HCl मॉलिक्यूल ये है और एक HCl मॉलिक्यूल ये है. तो विद इन द मॉलिक्यूल ये जो फोर्सेस हैं, जैसे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये आपके क्या हो गए, दीज आर इंट्रामोलिकुलर. ये आपके कोवलेंट बॉन्ड है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं. लेकिन एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से ये जो फोर्सेस बाइंड कर रहे हैं,
These are very weak forces and these are intermolecular forces. ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए, ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरे वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आपके बॉन्ड बने हुए हैं, दीज आर इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल है। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जिन फोर्सेस से बाइंड होता है वो आपके क्या रहेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो आई थिंक अब आपको इंट्रा और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में डिफरेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वैंडरवॉल फोर्सेस। वैंडरवॉल फोर्सेस आपके क्या होते हैं, तो दीज वैंडरवॉल फोर्सेस आर द वीक फोर्सेस दैट इन्वॉल्व द डिस्पर्जन ऑफ चार्ज अक्रॉस अ मॉलिक्यूल। क्या होता है कि मॉलिक्यूल में चार्ज डिस्पर्सल की वजह से, यानी कि पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल में क्रिएट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, कि आपका जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से अनइक्वल शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, और मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ चार्ज अक्रॉस अ मॉलिक्यूल यू कैन से, और ड्यू टू इंड्यूस्ड पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विद इन द मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं अनइक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हो जाते हैं, यानी कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मॉलिक्यूल में ज़्यादा हो जाएगी और कहीं पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से चार्ज सेपरेशन हो जाएगी, पोलराइजेशन इंड्यूस हो जाएगी यू कैन से, और इस वजह से जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं दैट आर नोन एज वैंडरवॉल फोर्सेस, एंड दीज फोर्सेस ऑपरेट ओनली एट स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंसेस पे ऑपरेट करेंगे ये फोर्सेस, एंड दीज फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का ही एक स्पेशल केस है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, तो बारी बारी से अब हम ये तीनों डिस्कस करते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, दिस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर आल्सो नोन एज कीसम फोर्सेस। तो नेम से ही पता चल रहा है डाइपोल डाइपोल, यानी कि जो दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं दोनों के पास आपका डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, यानी कि यू कैन से कि मॉलिक्यूल्स आपके पोलर होने चाहिए। जब आप एक पोलर मॉलिक्यूल को, डाइपोल डाइपोल का मतलब ही ये है, ठीक है, कि एक पोलर मॉलिक्यूल को दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पास लेके आएंगे तो जो इंटरेक्शंस उनमें क्रिएट होंगी दैट आर नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, एंड दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट वैंडरवॉल इंटरेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू इंट्रा। ठीक है, लेकिन इंटर में, इंटर की अभी मैंने आपको टाइप्स बताई, तो इंटर में जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं दैट आर स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे बात करें, जैसे आयनिक बॉन्ड से बात करें, तो आयनिक बॉन्ड से ये वीक रहेंगे। क्यों वीक रहेंगे, क्योंकि वहाँ आपके कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर आपके पार्शियल है। अब क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपके जो दो एलिमेंट हैं, जो दो एटम्स हैं जिन्होंने मिलके आपके HCl मॉलिक्यूल बनाया है, तो हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्लोरीन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इट विल एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब आप दूसरे HCl मॉलिक्यूल को इसके पास लेके आएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, एंड दैट फोर्सेस आर नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो एक पोलर मॉलिक्यूल को दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पास जब आप लेके आएंगे तो आपके ये फोर्सेस डेवलप होंगे,
यानी कि इन फोर्सेस को डेवलप होने के लिए आपका जो मॉलिक्यूल हैं, जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट उनके पास होना चाहिए। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, ये वाला मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शंस बनेंगी वो आपकी कीसम फोर्सेस होंगे। अमंग ऑल द वैन डर वाल इंटरेक्शन दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये इंटरेक्शंस जो हैं, फोर्सेस जो हैं, बढ़ते जाएंगे, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। अगर ये मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो दीज फोर्सेस आर मच वीकर देन आयनिक बॉन्ड, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है चार्जेस जो हैं दैट आर पार्शियल, राइट। तो ये आपके फर्स्ट टाइप के फोर्सेस थे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जिसमें आपके दोनों मॉलिक्यूल पोलर होने चाहिए। देन सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस, सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस हैं आपके डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिनको हम डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, नेम से ही पता चल रहा है, डाइपोल मीन्स मॉलिक्यूल पोलर, इंड्यूस्ड डाइपोल ये नॉन पोलर होगा, जिसके अंदर आपको पोलैरिटी इंड्यूस करनी है, डाइपोल आपका इंड्यूस हो जाएगा। तो जब एक आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल के पास लेके आएंगे, तो जो फोर्सेस आपके डेवलप होंगे दैट आर नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। यानी कि क्या कंडीशन है, एक मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसका परमानेंट डाइपोल हो और दूसरे में वो डाइपोल इंड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इट इज़ अ वीक इंटरेक्शन या वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से वीक रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो वाटर है हमारा, ये वाटर आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है। इस वाटर के पास आप जिनोन लेके आए हैं जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्या होगा, ये पोलर मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल को इंड्यूस कर देगा। तो इनके बीच में ये जो फोर्सेस डेवलप होंगे दैट आर नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और यू कैन से डिबाई फोर्सेस। तो देखिए, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाया है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये आपका, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। दूसरा ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका पोलर है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है इसका। जब ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं तो कोई इंटरेक्शंस इनके बीच में नहीं हो रही, आइसोलेटेड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर है। लेकिन जब आप इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वाटर के पास लेके आएंगे तो अब आपके क्या होगा, जब आप इसको वाटर के पास लेके आएंगे तो वाटर तो आपका क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आपकी स्लाइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसको अनसिमेट्रिकल कर देगा। यहाँ आपके पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, यहाँ आपके ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। वाटर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थी, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अब ये जो फोर्सेस आपके डेवलप हो जाएंगे दैट फोर्सेस आर नोन एज डिबाई फोर्सेस, और यू कैन से डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो आपकी अट्रैक्शन है उनके लिए आपकी क्या कंडीशन है, एक मॉलिक्यूल आपका पोलर, दूसरा आपका नॉन पोलर, वो पोलर मॉलिक्यूल उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल को इंड्यूस कर देगा। ठीक है, जैसे दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, आप जिनोन के पास वाटर लेके आए या आप ऑक्सीजन के पास वाटर लेके आए, तो वाटर ने जिनोन में और ऑक्सीजन में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया। Then third type of forces are induced dipole interaction। ये आपके मेन टाइप हैं वैंडरवॉल फोर्सेस की, जिसको हम लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, सिर्फ लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि फ्रिट्स लंदन साइंटिस्ट था जिसने ये आपके डिस्कवर किए थे। तो लंदन फोर्सेस भी कहते हैं इनको, या सिर्फ डिस्पर्जन फोर्सेस या डिस्पर्सिव फोर्सेस भी कहते हैं। यहाँ पर आपके क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे।
अब आपके माइंड में ये जा रहा होगा, दोनों ही अगर नॉन पोलर हैं तो कैसे आपकी पोलैरिटी इंड्यूस हो सकती है, कैसे आपके उसके अंदर फोर्सेस अब आपके क्रिएट हो सकते हैं। तो क्या होता है, जनरली आपका कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उसमें आपका जो सेंटर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटीज़ हैं वो आपके कोइंसाइड करती हैं विद ईच अदर, ठीक है, यानी कि उन मॉलिक्यूल का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। बट sometimes at any instant of time due to random motion of electron cloud around the न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी रैंडम मोशन की वजह से, अब वो आपके कोलिजन्स की वजह से भी हो सकता है, कोई और डिफरेंट फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होगा, मॉलिक्यूल में टेम्पररी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। तो अब इस एक मॉलिक्यूल में जिसमें टेम्पररी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, जब आप उसको एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास लेके आएंगे तो वो उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी डाइपोल इंड्यूस कर देगा। तो यही है आपके द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टेम्पररी डाइपोल इन वन मॉलिक्यूल एंड टेम्पररी इंड्यूस्ड डाइपोल इन एडजेसेंट मॉलिक्यूल, कि पहले एक में टेम्पररी डाइपोल आपका इंड्यूस हुआ, उस टेम्पररी डाइपोल ने आपके दूसरे मॉलिक्यूल में भी डाइपोल को इंड्यूस कर दिया, ठीक है। तो इसको हम आपके इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस भी बोलते हैं, और हम इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, हम इसको लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं, और हम इसको डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर वन ऑफ द मेजर वैन डर वाल इंटरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वैन डर वाल इंटरेक्शंस यही हैं। तो ये जो आपकी इंटरेक्शंस हैं दीज आर वीकेस्ट, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल आपके नॉन पोलर हैं तो ये वीकेस्ट रहेंगी। तो अभी हमने तीनों फोर्सेस पढ़े, तीनों में अगर हम स्ट्रेंथ करें तो कीसम फोर्सेस आपके सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे, देन डिबाई फोर्सेस, देन लंडन फोर्सेस। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो वो कीसम फोर्सेस से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने नहीं करनी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। हमने डाइपोल में कीसम, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में डिबाई, देन इंड्यूस्ड डाइपोल में लंडन फोर्सेस, ये डिस्कस करने हैं। तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा, कीसम फोर्सेस आपके सबसे स्ट्रॉन्ग, देन डिबाई एंड देन लंडन। अब आयोडीन मॉलिक्यूल आपका I2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन क्या होगा, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक के ऊपर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपकी अनसिमेट्रिकल हो गई, जिससे एक मॉलिक्यूल पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज वाला इस दूसरे मॉलिक्यूल में भी पोलराइजेशन को इंड्यूस कर देगा। तो दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो मेन एग्जांपल देखिए, नोबल गैसेज में आपके ये जो हैं एग्जिस्ट करती हैं वैन डर वाल इंटरेक्शन। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया है 2 हीलियम एटम्स का। तो देखिए पहले ये 2 हीलियम एटम्स जो हैं आपके वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, और काफ़ी दूर हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल हैं, और ये आपके जो है नॉन पोलर है। लेकिन आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन मूव फ्रीली, तो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, इस वाले फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर, इस फर्स्ट हीलियम एटम के अंदर क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पे समवट इंक्रीज हो गई है और एक पे डिक्रीज हो गई है। यहाँ डिक्रीज हो गई है तो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये हीलियम मॉलिक्यूल एटम के पास जब आप दूसरा हीलियम एटम लेके आएंगे, ये आपका दूसरा हीलियम एटम है, तो ये पहले वाला जो है जिसमें पहले टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस हुआ है वो सेकंड के अंदर भी डाइपोल को इंड्यूस कर देगा। तो ये जो फोर्सेस आपके डेवलप हुए हैं दीज आर नोन एज लंदन फोर्सेस, और यू कैन से डिस्पर्जन फोर्सेस और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आपका किन में क्रिएट होता है,
जब आपके दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं और आप उनको एक दूसरे के पास लेके आते हैं, दोनों नॉन पोलर हैं, इसी वजह से ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये सबसे वीकेस्ट होंगे, राइट। देन व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल फोर्सेज। अब वैन डर वाल फोर्सेज जो है वो किस किस फैक्टर्स पर आपके डिपेंड करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेंगे। किसी भी एटम और मॉलिक्यूल में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या एटम का साइज है या यू कैन से मॉलिकुलर साइज क्या है, देन शेप क्या है, देन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन सब पे ये डिपेंड करेंगे। तो बारी बारी से चारों डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और अ मॉलिक्यूल। तो क्या होता है, जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे तो आपका देयर आर मोर चांसेस फॉर इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू बी अनसिमेट्रिकल, ठीक है, उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल हो, और जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका अनसिमेट्रिकल होगा उतने ही आपके वैन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आप ये करें, नोबल गैसेस की बात करें, आपने नियोन लिया, ऑर्गन लिया, क्रिप्टन, जिनॉन, तो आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो आपके वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिनॉन के अंदर आपके सबसे ज़्यादा वैन डर वाल इंटरेक्शंस होंगी एज कंपेयर टू नियोन। देन सेकेंड है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जैसे जैसे साइज जो है मॉलिक्यूल का बढ़ता जाएगा आपके वैन डर वाल फोर्सेस भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ेगा आपका मॉलिक्यूल का तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपके जो चांसेस हैं अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड के वो आपके बढ़ते जाएंगे और आपके वैन डर वाल फोर्सेस भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो जैसे यहाँ मैंने आपको हीलियम, पहले नोबल गैसेस और हेलोजन दोनों का ट्रेंड दिखाया है। तो नोबल गैसेस और हेलोजन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता जाता है एज द मॉलिकुलर वेट इंक्रीजेज। जैसे नियोन का कम है, आर्गन का उससे ज़्यादा, क्रिप्टन उससे ज़्यादा, जिनॉन उससे ज़्यादा। और अगर हम हेलोजन्स की बात करते हैं तो फ्लोरीन का आपका सबसे कम, क्लोरीन उससे ज़्यादा, ब्रोमीन उससे ज़्यादा और आयोडीन उससे ज़्यादा। आयोडीन में साइज़ ज़्यादा होने की वजह से वैन डर वाल फोर्सेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आयोडीन आपका सॉलिड होता है और ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है और फ्लोरीन और क्लोरीन आपके जो हैं वो गैसेस होते हैं, ठीक है, ये पढ़ा है ना आपने लोअर क्लासेस में। तो जितने ज़्यादा साइज़ होगा वैन डर वाल फोर्सेस उतने ही ज़्यादा होंगे। और अगर मैं एल्केन्स की बात करूं तो जैसे मीथेन है आपका फर्स्ट एल्केन, उसका कम होगा बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू इथेन, इथेन का उससे ज़्यादा होगा। देन एज कंपेयर टू प्रोपेन, अगर मैं प्रोपेन की बात करूं लाइकवाइज ब्यूटेन का उससे ज़्यादा होता जाएगा। तो यानी एन एल्केन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे एन एल्केन्स का साइज़ बढ़ता जा रहा है, मॉलिकुलर मास बढ़ता जा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होते जाएंगे और आपका जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस हिसाब से मॉलिक्यूल की वेरी करेंगी। देन थर्ड आपका है मॉलिकुलर शेप। अब शेप जो है वो भी आपका वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो उसके लिए आप कंसीडर कीजिए C5H12। C5H12 इज़ पेंटेन। तो पेंटेन के हमने आइसोमर लिए हैं, एक मैंने लिया है स्ट्रेट चेन एन पेंटेन और एक मैंने लिया है नियोपेंटेन ब्रांच्ड। तो क्या होता है कि जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू ब्रांच्ड चेन। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इट एनहांसेस द इंटरमॉलिकुलर कॉन्टैक्ट। इंटरमॉलिकुलर कॉन्टैक्ट आपका जो है देखिए ज़्यादा हो जाएगा।
इंटरमोलिकुलर कांटेक्ट आपका ज़्यादा, तो डिस्पर्सन फोर्सेस आपके जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इस वजह से आपका एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जबकि नियोपेंटेन में क्या होगा, नियोपेंटेन में ब्रांचिंग की वजह से इट एक्वायर्स ग्लोबुलर शेप, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया कम हो गया, और सरफेस एरिया कम होने से क्या हो गया, आपके इंटरमोलिकुलर जो कांटेक्ट है वो आपका डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से वैन डर वाल फोर्सेस जो है इसके अंदर डेवलप होंगे वो आपके कम डेवलप होंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन जो एल्केन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रांच्ड चेन। ठीक है, जैसे जैसे ब्रांचिंग ज़्यादा होती जाती है आपका जो सरफेस एरिया है वो कम होता जाएगा, जिसकी वजह से वैन डर वाल फोर्सेस आपके कम हो जाएंगे। देन लास्ट है टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्या होता है कि अगर आपका सेम सब्सटेंस है उसके लिए अगर आप कंसीडर करते हैं तो वैन डर वाल फोर्सेस आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज़्यादा है तो आपके वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर अगर लो है तो उस टाइम क्या होगा, मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स की है वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाएगी। मूवमेंट कम हो जाएगी तो अब आपके क्या होगा, इट प्रोवाइड्स ग्रेटर चांसेस फॉर द मॉलिकुलर इंटरेक्शन। मॉलिकुलर इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे, मॉलिकुलर इंटरेक्शन ज़्यादा तो वैन डर वाल फोर्सेस आपके स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और सिमिलरली हाई प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे भी यही होगा। अब हाई प्रेशर पे क्या हुआ, अब आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास ज़्यादा क्लोज आ गए तो मीन्स अगेन देयर आर स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन, चांसेस ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी उतने ही आपके वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं स्ट्रॉन्ग होंगे। तो लो टेम्परेचर लो चाहे हाई प्रेशर लो, दोनों पर आपके इंटरेक्शंस जो हैं मॉलिक्यूल्स की वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए आपका वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। राइट, देन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं वो आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकते हैं और वो आपके रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकते हैं। अब रिपल्सिव फोर्सेस क्या में कब होते हैं, अब जब आप दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं दे कम इनटू पिक्चर। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूल्स को एक मिनिमम डिस्टेंस से और क्लोज ले आएँ तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके बीच में डेवलप हुए थे दे टर्न इनटू द रिपल्सिव फोर्सेस एंड दीज आर नोन एज वैन डर वाल रिपल्शंस। ठीक है, तो वैन डर वाल रिपल्शंस आपकी कब होंगी, व्हेन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल अप्रोच ईच अदर विद द डिस्टेंस लेस देन द सम ऑफ देयर वैन डर वाल्स रेडियाई। कि जो दो एटम्स जिनको आप एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं उनका वैन डर वाल रेडियाई क्या है, अगर उससे पास आप ले आएंगे तो आपका जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल में एक हाइड्रोजन एटम को हम दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास लेके आ रहे हैं तो उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, लेकिन इस डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ से कम अगर आप अब इनको एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो उनके बीच में अब रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन आपका अब दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म एंड बॉट फॉर्म। अगर हम बॉट फॉर्म की बात करें तो बॉट फॉर्म में फर्स्ट कार्बन एटम, ये आपका फर्स्ट कार्बन एटम है, ये आपका फोर्थ कार्बन एटम है। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन एटम के बीच में ये जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं इन हाइड्रोजन एटम्स का डिस्टेंस होता है आपका 183 पिकोमीटर। ठीक है, 183 पिकोमीटर होने की वजह से ये जो है दीज आर फ्लैग पोल
हाइड्रोजन्स बोलते हैं हम इनको, और इन फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स के बीच में आपके वैंडरवॉल रिपल्शंस प्रेजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो आपका वैंडरवॉल रेडियस है दैट इज़ 120 पिकोमीटर। तो दो हाइड्रोजन एटम का 120 इंटू 2 तो 240 हो जाएगा। तो 240 पिकोमीटर से पास आप ले आए हैं, ये 183 पिकोमीटर पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो फर्स्ट C1 पर और C4 पर जो दो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, इनको हम फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स भी बोलते हैं। तो इन फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स के बीच में आपकी रिपल्शंस प्रेजेंट होंगी, और इसी वजह से जो साइक्लोहेक्सेन आपकी है उसकी बॉट फॉर्म आपकी कम स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू चेयर फॉर्म, क्योंकि चेयर फॉर्म में ये रिपल्शंस, फ्लैग पोल जो हाइड्रोजन्स है उनके बीच में कोई रिपल्शंस नहीं होती, तो इसीलिए बॉट फॉर्म आपकी कम स्टेबल होती है और चेयर फॉर्म आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर वैंडरवॉल इंटरेक्शंस, जिसमें हमने वैंडरवॉल इंटरेक्शंस क्या हैं, सबसे पहले हमने इंट्रा एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पढ़े, देन हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में आपकी डाइपोल डाइपोल, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, देन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस पढ़े जो कि आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस थे। देन हमने वैंडरवॉल रिपल्सिव फोर्सेस भी इसमें डिस्कस किए। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर वैंडरवॉल इंटरेक्शंस। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।